हेलो फ्रेंड्स। सो ऑप्टिक्स का जो पहला पार्ट था वो हम कर लिए थे। इसके बाद हमने वेव्स भी पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड। वेव ऑप्टिक्स के अंदर तीन मेन कंसेप्ट्स हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। एक है इंटरफेरेंस का, एक है डिफ्रैक्शन का और एक है पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन कम्प्लीटली मतलब एक दो फार्मूलाज हैं, बाकी वो थ्योरेटिकल फिनोमेना है। बाकी इंटरफेरेंस आप आधे से ज़्यादा जो है वो वेव्स के अंदर पढ़ चुके हो, ठीक है, क्योंकि इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वहाँ पढ़ा था। सिमिलर वे में थोड़ा ही डिफरेंस है। इंटरफेरेंस ऑफ जो आपका वेव्स हैं, ठीक है, वैसा ही यहाँ पे भी कुछ होगा। तो इंटरफेरेंस भी लगभग थोड़ा थोड़ा है। डिफ्रैक्शन थोड़ा सा नया फिनोमेना है, ऑल्दो वो भी आसान ही है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सबसे पहले लाइट से रिलेटेड, क्योंकि लाइट पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया होगा, शायद आपको याद हो या ना हो, मुझे नहीं पता। बट जैसे मैं लाइट की बात करता हूँ तो लाइट बेसिकली है क्या? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, ऐसा मुझे पता था, ठीक है। अच्छा, फॉर्म ऑफ एनर्जी थी जो कि हमें दिखाने में हेल्प करती थी। इसके अलावा मुझे एक और बात पता थी कि लाइट जो है, ठीक है, उसका जो नेचर है उससे रिलेटेड कई बार लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। फाइनली ये बोला गया कि लाइट जो है वो दोनों तरह बिहेव करती है, एज अ पार्टिकल भी, और लाइट जो है वो एज अ वेव भी बिहेव करती है। तो लाइट जो है आपकी वो दोनों तरह बिहेव करती है, एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव, ठीक है। व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद एनी मैटर, व्हेन इंटरेक्ट विद मैटर, जब किसी इंटरेक्ट करती है किसी मैटर के साथ में, ठीक है, तो ये आपकी बिहेव करती है एज अ पार्टिकल नेचर। और व्हेन इट प्रोपगेट, ठीक है, और जब ये चलती है तब ये बिहेव करती है एज अ वेव, ठीक है। जब ये चलती है तो किस तरह की वेव की तरह बिहेव करती है, ठीक है। इस वेव नेचर को, ठीक है, इस वेव नेचर को, ठीक है, दोनों को जब कंसिडर किया गया, इनिशियली इसके बारे में बताया था न्यूटन ने और इसके बारे में बताया था क्रिश्चियन हैगन ने, ठीक है। इस नेचर को दिया था बेसिकली न्यूटन ने, और ये जो नेचर था वो दिया गया था क्रिश्चियन हैगन के थ्रू। ये जो क्रिश्चियन हैगन है, इन्हीं के जो बेसिकली वेव थ्योरी थी, ठीक है, इन्होंने ही बेसिकली वेव थ्योरी को आपका दिया था। इनकी जो वेव थ्योरी थी उसमें क्या बोला गया था? इनकी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि लाइट जो है, ठीक है, लाइट जो है, ठीक है, वो आपकी किस फॉर्म में चलती है? लाइट चलती है आपकी वेव में, ठीक है। सो इन्होंने बोला था कि लाइट जो है, लाइट हैज़ वेव नेचर। इन्होंने ही ये बात बोली थी कि लाइट का जो नेचर है वो बेसिकली वेव नेचर है। लाइट का जो नेचर है बेसिकली वो एक वेव नेचर है, कि लाइट जो है वो बनी हुई है किन से मिलकर? वेव से मिलकर। ऑल्दो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है, इंटरफेरेंस का फिनोमेना अभी समझाऊंगा क्या है, डिफ्रैक्शन का फिनोमेना ये भी बताना है क्या है, और तीसरा फिनोमेना जो कि है पोलराइजेशन का, ये फिनोमेना भी इसके बेसिस पर एक्सप्लेन किया जा सका। बट लाइट को जब मैंने वेव मान लिया तो कुछ फिनोमेनाज एक्सप्लेन नहीं हो पाए। ये तो एक्सप्लेन हो गए थे, कुछ फिनोमेना ऐसे थे जो एक्सप्लेन नहीं हो पाए। उनमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट था दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट था दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है। और एक पार्ट जो था दैट इज़ बेसिकली द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये दो फिनोमिनाज जो थे वो आपका लाइट का वेव नेचर कंसिडर करके कभी भी एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते थे। दैट्स वाई ये थ्योरी डिस्कार्ड हुई और फाइनली पता चला कि नेचर ऑफ लाइट जो है वो ड्वेल नेचर है, ठीक है। लेकिन उसके वेव नेचर से रिलेटेड अगर मुझे बात करनी है तो वेव नेचर जब लाइट वेव की तरह बिहेव करेगी तो उससे रिलेटेड मेरी बात कौन करवाएगा? उसकी बात कराएंगे हाइगन्स के दिए हुए प्रिंसिपल्स, ठीक है, उसकी बात कराएंगे हाइगन्स के दिए हुए प्रिंसिपल्स। और अब इस चैप्टर के अंदर हमें इन हाइगन्स के प्रिंसिपल्स को ही बेसिकली पढ़ना है कि हाइगन्स के जो प्रिंसिपल हैं वो आपकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले एक छोटा सा टर्म समझा रहा हूं, दैट टर्म इज बेसिकली वेव फ्रंट, ठीक है। ऑल्दो इस टॉपिक को मैं आपका पहले भी बता चुका हूं और आपको शायद इसमें क्लियरिटी भी होगी जहां तक मैं जानता हूं, बट फिर भी सुनो ज़रा, ठीक है। मान लो कि आपका एक कोई सोर्स है और उससे कोई वेव निकल रही हैं, ठीक है। आपका कोई एक सोर्स है जिससे वेव्स जो हैं वो निकल रही हैं। जब किसी सोर्स से आपकी वेव्स जो हैं वो निकल रही हैं, सो उस केस में ये जो वेव्स आपकी निकल रही हैं, इन वेव्स के लिए अगर मैं देखता हूँ तो जो इनके क्रेस्ट हैं,
ठीक है। इनके जितने भी पहले पहले क्रेस्ट हैं उनको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह की शेप्स जो हैं वो मिलने लग जाती हैं। जब मुझे इस तरह की कुछ शेप्स मिलने लग जाती हैं, दीज आर बेसिकली द 3D शेप्स, बट मैं यहाँ पर किस में शो कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ इन 2D ओनली। तो ये जो 3D शेप्स मुझे मिलती हैं, ठीक है, ये किन पार्टिकल्स की हैं, ये उन पार्टिकल्स की हैं विच आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज, ठीक है। तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, या ऐसे कह सकते हो लोकस ऑफ ऑल जो पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं उनके थ्रू जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं उसका जो लोकस बन रहा है, ठीक है। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, जो सेम फेज के अंदर आपके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, सेम फेज में जो पार्टिकल्स आपके वाइब्रेट कर रहे हैं उन पॉइंट्स के ज्वाइनिंग से जो मेरे पास में लोकस मिल रहा है, ठीक है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, उनके पाथ को ज्वाइन करने से जो मेरे पास में मिलता है लोकस, उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है वेव फ्रंट, ठीक है। लोकस ऑफ पाथ्स ज्वाइनिंग बाय पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम प्लेन, उनके थ्रू जो मुझे पाथ मिलता है उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है पॉइंट्स का मतलब यहाँ पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, ठीक है, विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, उसको क्या कहा जाता है, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट आपका जो है वो बेसिकली 3 तरह का हो सकता है, ठीक है। अच्छा, वेव फ्रंट का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल पहले भी कई बार बता चुका हूँ, पत्थर में पानी में पत्थर डाल दो तो पानी जो है उससे रिपल्स बाहर आती हैं। एक्चुअल में तुमने पत्थर डाला था और उससे वेव्स बाहर आ रही हैं, जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो बाहर आ रहे हैं, बट तुम्हें क्या दिखता है, तुम्हें ऐसे गोले गोले बाहर आते हुए दिखते हैं, बस वही समझ लो कि वही हैं आपके वेव फ्रंट्स। वेव रही हैं लेकिन तुम्हें दिख क्या रहा है, तुम्हें वेव्स नहीं दिखती, तुम्हें ये रिपल्स बाहर आते हुए दिखते हैं, वही वेव फ्रंट हैं आपके, ठीक है। इस वेव फ्रंट को अगर मैं देखता हूं तो ये वेव फ्रंट आपके 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक सबसे पहला वेव फ्रंट जो है दैट इज बेसिकली द स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा वेव जो फ्रंट जो है वो है आपका सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, और तीसरी टाइप का जो वेव फ्रंट होता है उसको कहा जाता है प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। इन तीनों तरह के वेव फ्रंट्स को अब अपन एक एक करके देख लेते हैं कि ये तीनों किस तरह से बनते हैं और होते क्या हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं कि जो मेरा सोर्स है, ठीक है, जो मेरा सोर्स है, ठीक है, लाइट सोर्स, वो मेरा कैसा है, पॉइंट सोर्स है। जब मेरा सोर्स जो है वो पॉइंट सोर्स है तो उससे निकलने वाली सारी वेव्स जो हैं, उससे निकलने वाली सारी की सारी जो वेव्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी वेव्स जो हैं वो आपकी इस तरह से निकलेंगी, ठीक है। इनके अगर मैं लोकसेस को, पाथ्स को ज्वाइन करता हूँ पार्टिकल्स के को, तो मुझे क्या मिल रहे हैं, मुझे मिलते हैं बेसिकली स्फेयर्स, ठीक है। इनको कहा जाता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। जब मेरा सोर्स जो है वो पॉइंट सोर्स होगा उस टाइम मेरे जो वेव फ्रंट्स बनेंगे, दीज वेव फ्रंट्स आर बेसिकली द स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। उन वेव फ्रंट्स को क्या नाम दिया जाता है, इन वेव फ्रंट्स को नाम दिया जाता है स्फेरिकल वेव फ्रंट्स का, ठीक है। अच्छा, ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आपके बनते हैं, ठीक है, इनके लिए अगर मैं इंटेंसिटी की बात करता हूं तो जो इंटेंसिटी होती है वो होती है पावर अपॉन एरिया, ठीक है। अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर इस सोर्स से r डिस्टेंस पर मैं इंटेंसिटी देखता हूं तो वह इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्टेंस स्क्वायर के। बस ये रिलेशन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे आपकी इंटेंसिटी जो है वो घटती चली जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे आपकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे आपकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर आपका सोर्स जो है, ठीक है, दूसरी बात, आपका अगर सोर्स जो है, ठीक है, वो आपका लाइन सोर्स है, ठीक है, सोर्स आपका जो है वो लाइन सोर्स है, तो उस केस में, ठीक है, जो आपकी वेव्स निकलेंगी वो आपकी इस तरह से निकलेंगी, ठीक है। अब इन केसेस में जो वेव्स आपकी निकल रही हैं वो आपकी
ये वेव्स आपकी निकल रही हैं। इनके लिए अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, सो इस केस में अगर मैं वेव फ्रंट्स बनाता हूँ फॉर ऑल पार्ट्स जो कि सेम फेज में हैं, तो उनके लिए मेरे पास जो वेव फ्रंट्स बनते हैं वो किस तरह के बन रहे हैं, वो बन रहे हैं मेरे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स। मेरे पास जो वेव फ्रंट्स बन रहे हैं वो कैसे हैं, इस केस में सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो मेरा अगर सोर्स लाइन सोर्स है तो वेव फ्रंट जो बनेंगे दैट विल बी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स। ठीक है, ये मेरे पास में जो बनेंगे वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स होंगे। ठीक है, अच्छा, अब इस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स के लिए अगर मैं इंटेंसिटी की बात करता हूँ तो जो इंटेंसिटी होगी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए वो आपकी कितनी हो जाएगी, P बाय एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πr/h। तो यहाँ से अगर मैं इंटेंसिटी देख रहा हूँ इट कम्स आउट टू बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। जैसे जैसे डिस्टेंस घटता जाएगा, सॉरी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इंटेंसिटी जो है वो घटती चली जाएगी। बट इस टाइम ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी r के। पिछली बार ये इंटेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी डिस्टेंस स्क्वायर के। इस बार ये इंटेंसिटी जो है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी r के। बोलो इतनी बात समझ आती है? अगर ये बात समझ आती है तो मैं नेक्स्ट पार्ट पर आ जाता हूँ। एंड नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली तीसरा वाला, यानी जो प्लेन वेव फ्रंट्स हैं आपके उनके बारे में बात करते हैं। सो जो आपके प्लेन वेव फ्रंट हैं उनको कैसे समझेंगे वो आप एक बार समझ लीजिए। ठीक है, सो जो प्लेन वेव फ्रंट्स हैं आपके वो क्या हैं, चाहे आपका सोर्स जो हो, ठीक है, वो आपका पॉइंट सोर्स हो और चाहे आपका सोर्स जो हो वो आपका लाइन सोर्स हो। दोनों में से कोई भी सोर्स हो सकता है, आइदर इट मे बी अ पॉइंट सोर्स और मे बी अ लाइन सोर्स। दोनों केसेस में व्हेन डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, जब डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, व्हेन डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, इन दैट केस, ठीक है, जो वेव फ्रंट्स मिलेंगे दैट विल बी प्लेन वेव फ्रंट्स। जब बहुत ज़्यादा दूर पॉइंट सोर्स हो चाहे लाइन सोर्स हो, उससे बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर आप देखोगे तो जो आपको वेव्स में मतलब वेव फ्रंट्स मिलेंगे दीज विल बी योर प्लेन वेव फ्रंट्स। ये आपके वेव फ्रंट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, ये होंगे आपके प्लेन वेव फ्रंट्स। ठीक है, इन प्लेन वेव फ्रंट्स के लिए इंटेंसिटी जो है, ठीक है, वो आपकी डिपेंड नहीं करती है डिस्टेंस पर। इंटेंसिटी नॉट डिपेंड ऑन r। r के ऊपर जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड नहीं करती है इस पर्टिकुलर केस में। आया समझ में? अच्छा, एक चीज और बता देता था, ठीक है, बहुत अच्छी सी बात थी कि जो आपके वेव फ्रंट्स हैं इन पर अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो ना तो यहीं से आपको एक और चीज मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड रे। जो रे है वो बेसिकली इन वेव फ्रंट्स पर अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हो तो ये जो वेव फ्रंट्स हैं इन पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है, इस परपेंडिकुलर लाइन को जो नाम दिया जाता है दैट इज बेसिकली द रे। इसी को नाम दिया जाता है आपका क्या, रे का। ठीक है, तो ये जो रे हैं आपकी, ठीक है, वो पैरेलल रेज क्यों निकलती हैं किसी भी सोर्स से जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है, उसका कारण तुम्हें यहां से दिख सकता है। ठीक है, सो हेयर इज द कॉज कि क्यों आपकी प्लेन मतलब पैरेलल लाइंस आती हैं प्लेन वेव फ्रंट से। ठीक है, इसके अलावा जो वेव फ्रंट्स हैं, ठीक है, उनके शेप्स जो हैं वो आपके वेरी भी करते हैं। तो किस किस तरह के वेव फ्रंट्स हो सकते हैं वो भी देख लीजिए आपके। लेट अस सपोज आपका जो वेव फ्रंट है, ठीक है, वो कैसा कैसा हो सकता है। आपकी वेव फ्रंट्स जो हैं वो प्लेन वेव फ्रंट्स पॉसिबल हैं, ठीक है, जिनसे जो रेज जा रही हैं दीज आर बेसिकली द पैरेलल वेव्स। ये आपका एक प्लेन वेव फ्रंट है। इसके अलावा जो आपका वेव फ्रंट है, ठीक है, वो कॉनकेव शेप के भी हो सकते हैं। इनसे जो रेज जाती हैं बेसिकली वो आपकी किस तरह की रेज होती हैं, ये आपकी डाइवर्जिंग रेज होती हैं। ठीक है, और ये भी पॉसिबल है कि जो आपका वेव फ्रंट है, ठीक है, वो आपका इस शेप का हो। तो इनसे जो वेव्स आती हैं दीज आर बेसिकली द कोइंसाइडिंग रेज, जो कि आपकी किसी एक पॉइंट पर कोइंसाइड करती हैं। ठीक है, सो आपके वेव फ्रंट्स जो होते हैं वो आपके कॉनकेव नेचर, कॉन्वेक्स नेचर किसी के भी हो सकते हैं। जैसे कॉन्वेक्स वेव फ्रंट हैं आपके,
ठीक है। और ये आपके जो वेव फ्रंट्स हैं ये कॉनकेव वेव फ्रंट्स हैं आपके, ठीक है। अच्छा, और ये तो आपका प्लेन वेव फ्रंट है ही है। कुछ एक दो छोटी छोटी सी बातें हैं जो मुझे इससे रिलेटेड आपसे करनी है। लेट अस सपोज मेरे पास में एक प्लेन वेव फ्रंट था, ठीक है। इस प्लेन वेव फ्रंट को मैंने क्या किया कि किसी एक मिरर से मैंने एक लेंस से मैंने इसको पास कर दिया। जब मैं इसको इस लेंस से पास करूंगा तो जो मुझे फाइनल वेव फ्रंट मिलेगा, ठीक है, मैंने इसको किससे पास किया है, जब मैंने इसको एक कॉन्वेक्स लेंस से पास कर दिया, ठीक है, तो मुझे किस तरह का वेव फ्रंट मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, जब ये लाइन आपकी वेव्स आगे चल रही हैं, ठीक है, जब ये आपकी वेव्स चल रही हैं तो यहाँ पर अगर जैसे लेट अस सपोज कोई एक वेव पहुँची, अब इस हिस्से पर अगर आप गौर करोगे तो ये हिस्से के अंदर डिस्टेंस कम है, तो यहाँ से जो लाइट जाएगी उसको लाइट को मीडियम के अंदर डिस्टेंस कम कवर करना पड़ेगा, वाइल जो यहाँ से लाइट गुजरेगी उसको डिस्टेंस जो है वो लाइट के अंदर ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। जब लाइट को यहाँ से डिस्टेंस कम और यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा तो आप खुद सोचो कि इस केस में यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो स्पीड हो जाएगी, यहाँ की जो वेव है उनकी स्पीड जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी और एंड्स वालों की ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये आगे निकल जाएंगे और ये पीछे रह जाएंगे, ये आगे निकल जाएंगे और ये पीछे रह जाएंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का वेव फ्रंट आपको गेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स आपके थोड़ा सा पीछे रह गए, तो इस केस में क्या हुआ कि ये पार्टिकल्स आपके आगे निकले, यहाँ की वेव्स आपकी ज़्यादा ट्रेवल करी बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग इन एयर, वाइल द एयर जो कि यहाँ की वेव्स थी वो किसके अंदर ट्रेवल कर रही थी, मीडियम के अंदर, तो वो थोड़ी पीछे रह गई। इस तरह के वेव फ्रंट्स आपको इससे पास करने पर मिल जाएंगे। तो जब प्लेन वेव फ्रंट को when plane wave front passes through a convex जो आपका मिरर है, तो ये वेव फ्रंट्स कैसे बन जाते हैं, दे बिकम कॉनकेव वेव फ्रंट। ये आपके वेव फ्रंट्स कैसे बन जाते हैं, कॉनकेव वेव फ्रंट बन जाते हैं, ठीक है। ये आपके वेव फ्रंट्स कैसे बन जाते हैं, कॉनकेव वेव फ्रंट बन जाएंगे। सिमिलर केस में अगर मैं बात करता हूँ कि इसी प्लेन वेव फ्रंट को अगर मैंने, ठीक है, यही प्लेन वेव फ्रंट था मेरे पास में, इस प्लेन वेव फ्रंट को मान लीजिए मैंने क्या किया कि किसी एक कॉनकेव में लेंस से मैंने इसको पास कर दिया, तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंसेस कवर करने पड़ रहे हैं और यहाँ डिस्टेंस कम कवर करना पड़ रहा है। सो व्हेन इट इजेक्ट आउट, तो बीच वाले हिस्से को कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो ये आगे निकल जाएगा और ये वाली वेव्स पीछे रह जाएंगी। तो कुछ इस तरह का वेव फ्रंट मुझे गेन हो जाएगा, कुछ इस तरह का वेव फ्रंट जो है वो मुझे गेन हो जाएगा। क्लियर है। सो ये आपका अगर कॉनकेव मिरर से, कॉनकेव लेंस से, ठीक है, अगर मैं किसी प्लेन वेव फ्रंट को पास कर देता हूँ, किसी प्लेन वेव फ्रंट को मैं पास कर देता हूँ, तो मुझे कॉन्वेक्स वेव फ्रंट जो है वो मिल जाएगा। ये चीज़ भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके तो कंसेप्ट तो समझ गए होंगे ना कि जहाँ से आपका वेव फ्रंट निकल रहा होगा उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। सो वेव फ्रंट क्या है, वो सरफेस जिसके सारे पार्टिकल्स सेम मीडियम के अंदर, ठीक है, आपके बाहर निकलते हैं, उनको वेव फ्रंट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे समझो ज़रा। अब बात करते हैं थोड़ी सी हाइगन की जो वेव थ्योरी थी उससे रिलेटेड। सो नेक्स्ट बात है मेरे पास हाइगन की वेव थ्योरी, ठीक है। हाइगन की जो वेव थ्योरी थी उससे रिलेटेड मुझे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, ठीक है, उनको एक बार देख लीजिए। इजी पॉइंट्स हैं बट समझ में आने चाहिए। सो हाइगन्स की जो वेव थ्योरी थी उसके अंदर दो मेन पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट जो हाइगन्स प्रिंसिपल का था वो ये था कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट जो है, ठीक है, एवरी पॉइंट, ठीक है, ऑन वेव फ्रंट, ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, ठीक है, ऑफ लाइट बीम एक्ट एज न्यू सोर्स, ठीक है, एक्ट एज न्यू सोर्स मतलब जो आपकी वेव फ्रंट है उनका हर पॉइंट जो है वो एक नए लाइट सोर्स की तरह आपका काम करता है, ठीक है। अच्छा,
और ये जो वेव फ्रंट्स हैं, ठीक है, इनसे निकलने वाले जो नए सोर्स हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। और उन वेव फ्रंट से, ठीक है, वो सेकेंडरी वेव फ्रंट जो हैं, ठीक है, वो आपके मतलब जो फॉल, एक सेकेंड, जैसे ये आपका वेव फ्रंट है, इसका हर पॉइंट जो है, ठीक है, वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा। इससे हर पॉइंट जो है वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा। और इनसे निकलने वाले जो वेव फ्रंट्स होंगे उनको क्या नाम दिया जाता है? उनको नाम दिया जाता है सेकेंडरी, इनको नाम दिया जाता है सेकेंडरी वेवलेट। इनको नाम दिया जाएगा सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। ये आपका कोई भी एक, ठीक है, सोर्स वो था, क्या कहते हैं, वेव फ्रंट था। इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है आपका, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह काम करता है, सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है। और इन सेकेंडरी सोर्सेस के जो वेव्स आपके, वेव फ्रंट जो आपके निकलेंगे, उनको नाम दिया जाता है सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। ये अपने खुद के सेकेंडरी जो वेव फ्रंट बनाएंगे, उन सेकेंडरी वेव फ्रंट को नाम दिया जाता है वेवलेट का, ठीक है। क्या नाम दिया जाता है इनको? इनको नाम दिया जाता है वेवलेट का, सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। इनको क्या नाम दिया जाता है? इनको नाम दिया जाता है सेकेंडरी वेवलेट का, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था कि एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट ऑफ लाइट बिकम बी एक्ट एज न्यू सोर्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट इसका ये कहता है कि जो हर पॉइंट होगा, ठीक है, उससे आपके सेकेंडरी वेव फ्रंट्स निकलते हैं। मान लीजिए ये आपका एक पॉइंट है, इससे आपके सेकेंडरी वेव फ्रंट्स निकले, ठीक है। अब इन सेकेंडरी वेव फ्रंट के मैंने यहाँ पर कंसिडर किए कि ये सोर्स हैं, ठीक है, ये आपके मैंने कंसिडर किए ये सोर्स हैं। इनसे फिर से आपके वेव फ्रंट्स निकले, ठीक है। इनसे जो वेव फ्रंट्स निकले हैं, ठीक है, इनसे जो वेव फ्रंट्स आपके निकले हैं, इन वेव फ्रंट्स पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, इन पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ये जो टेंजेंट है ये आपको अगले वाले वेव फ्रंट की पोजीशन बता देगा, ठीक है। ये आपका एक न्यू वेव फ्रंट की तरह काम करेगा, ये आपका एक नए वेव फ्रंट की तरह काम करेगा। दोबारा, ये आपका एक वेव फ्रंट था, इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट जो है वो सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है, ये बात आपको पता है, ये सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा इधर सरका लेते हैं ताकि इधर अंग्रेजी लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका हर पॉइंट जो है वो सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा, जब ये सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है तो यहाँ से क्या बनती है? ये कहलाते थे आपके सेकेंडरी वेवलेट। जब ये आपके सेकेंडरी वेवलेट कहलाते थे, इन सेकेंडरी वेवलेट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, चाहे पहले वाले पे करो चाहे दूसरे पे, मैंने थोड़ा डिस्टेंट लेने के लिए दूसरे वाले पर कर दिया, तो जो भी आपके वेवलेट्स निकल रहे हैं, इन वेवलेट्स पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो वो आपको नेक्स्ट न्यू वाला जो वेव फ्रंट है उसकी पोजीशन बता देंगे कि न्यू वेव फ्रंट्स कैसे होगा, ठीक है। न्यू वेव फ्रंट के बारे में वो आइडिया दे देंगे। तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है वेव फ्रंट मूव इन स्पेस, वेव फ्रंट मूव इन स्पेस। जो वेव फ्रंट आपके स्पेस में मूव करते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है, वेव फ्रंट मूव इन स्पेस विद द वेलोसिटी इन मीडियम। जो भी आपकी वेव की स्पीड होगी मीडियम के अंदर, उसी से इनके जो वेव फ्रंट्स हैं आपके वो मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है कॉमन टेंजेंट ड्रॉन ऑन सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट के ऊपर जो आप कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दैट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, विल गिव ठीक है, विल गिव न्यू वेव फ्रंट। वो आपको एक नए वेव फ्रंट के बारे में बता देगा कि नया वेव फ्रंट कैसा बनेगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने दे दिया, एक और देता है। ये मान लो एक आपका कोई वेव फ्रंट है, मैंने कहा इसका हर पॉइंट जो है वो एक सोर्स की तरह काम करता है, इसका हर पॉइंट जो है वो एक सोर्स की तरह काम करता है। मान लीजिए ये आपका नेक्स्ट वेव फ्रंट हो गया, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट वेव फ्रंट, मतलब ये सोर्स जो है सेकेंडरी सोर्स, और इनसे मैंने क्या बना दिए? वेवलेट्स बना दिए, ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट वेवलेट्स बना दिए।
अब जब ये वेवलेट्स मैंने बना दिए, ठीक है, इन वेवलेट्स के जो आपके कॉमन टेंजेंट अगर मैं इन पर ड्रॉ करता हूँ तो ये जो कॉमन टेंजेंट होगा वो मुझे न्यू वेव फ्रंट के बारे में बता देगा। ठीक है, ये कॉमन टेंजेंट जो है वो न्यू वेव फ्रंट के बारे में मुझे बता देगा कि ये जो नया वाला वेव फ्रंट है, एक वेव फ्रंट ये था, इसके बाद ये वेव फ्रंट बन गया आपका अगला। तो अगला वेव फ्रंट जो है वो इनके टेंजेंट से मुझे मिल जाता है। मैं 2D में ही दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 3D दिखाने के लिए कुछ है नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ इस तरह का मेरा वेव फ्रंट है, ठीक है, तो इसका हर पॉइंट एक सोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, इनको आप ज्वाइन कर दीजिए, आपको नया वाला वेव फ्रंट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इनके अगर आप कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं आपको नेक्स्ट वेव फ्रंट के बारे में पता चल जाता है। ये कोई आपका एक वेव फ्रंट है, ठीक है, इससे आपने सोर्स बनाए, उन सोर्स से आपने नेक्स्ट वेव फ्रंट के बारे में पता कर लिया, आपने नेक्स्ट वेव फ्रंट के बारे में इससे पता कर लिया। ये एक्चुअल आपकी चीजें गिवन है इसके अंदर। क्लियर है? सो ये थ्योरी थोड़ी सी समझ में आई। अगर ये थ्योरी समझ में आएगी तो आगे का चैप्टर जो है वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करने जा रहा हूँ एक और इम्पॉर्टेंट टर्म की, दैट इज बेसिकली द कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करने जा रहा हूँ कोहेरेंट सोर्सेस की। ठीक है, दो सोर्स, ठीक है, ठीक है, सोर्सेस हुज वेवलेंथ सेम, जिनकी वेवलेंथ जो है वो सेम हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी सेम हो। ठीक है, और जो आपका फेज़ है वो आपका सेम हो। ठीक है, या जो फेज़ डिफरेंस है आपका, ठीक है, फेज़ डिफरेंस जो हो वो आपका कांस्टेंट हो। इस तरह के सोर्सेस को नाम दिया जाता है कोहेरेंट सोर्सेस का। ठीक है, ऐसे सोर्सेस को नाम दिया जाता है बेसिकली कोहेरेंट सोर्सेस का। साफ बात यह है कि जैसे वहाँ वेव होती थी वैसे यहाँ पर हैं आपके जो वेव्स होंगी बेसिकली, जैसे साउंड के अंदर आपने पढ़ा है। ठीक है, साउंड में आपकी वेव्स होती थी, तो वेव्स जो जिनके एम्पलीट्यूड्स वगैरह सेम हो जाएं, ठीक है, वो वेव्स आपकी लगभग सेम जैसी हो जाती थी। इसी तरह से यहाँ पर अगर अपन जैसे y की इक्वेशन लेते थे तो y सेम हो जाता था ना, वैसे ही यहाँ पर ये काम कौन करेगा, ये काम कराएगा कोहेरेंट सोर्स बेसिकली। दो वेव्स एक जैसी, दो लाइट वेव्स एक जैसी बनानी है, तो उसके लिए हम कैसे क्या खेल खेलेंगे, वो हम उन दोनों सोर्सेस को, जो दो वेव्स हम लोग एक ऐसी चाहिए जो कि दोनों इंटरफेयर कर सकें या फिर बाकी प्रोसेसेस जो शो कर सकें, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कोहेरेंट सोर्सेस की। कोहेरेंट सोर्सेस जो हैं वो एज सच होते नहीं हैं, बिकॉज ऑफ कि आप अगर कोई एक लाइट लेंगे, उस लाइट से निकलने वाली दो आपने अगर बीम ले ली, मतलब जैसे दो आपने अगर लाइट वेव्स ले ली, तो उस केस में भी उनके बीच में भी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आ जाता है। दैट्स वाई अपन क्या करते हैं, कोई भी दो अलग अलग लाइट सोर्स जो हैं वो कोहेरेंट नहीं हो सकते। ठीक है, लाइट की बता रहा हूँ, दो कोहेरेंट सोर्सेज अलग अलग नहीं हो सकते क्योंकि इसके अंदर जो लाइट्स निकलेंगी, ठीक है, जो रेडिएशंस निकलता है उनके अंदर कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जरूर रह जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक्साइटेशन जो होता है उसके बीच में डिफरेंस जो होता है वो किन्हीं भी दो के बीच में सेम होना बहुत मुश्किल है। तो क्या करते हैं अपन कि कोहेरेंट सोर्सेस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कोहेरेंट सोर्सेस तैयार करने के दो तरीके ढूंढे। पहला सोर्स था, ठीक है, वेवफ्रंट डिवीजन, पहला था वेवफ्रंट डिवीजन मेथड, और दूसरा जो मेथड था दैट इज बेसिकली द एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड। ठीक है, वेवफ्रंट डिवीजन मेथड के थ्रू जो साइंटिस्ट सफल हो पाए इस काम को करने में, वो कोहेरेंट सोर्सेस को बनाने में, उनमें सबसे पहले आदमी थे YDSE, यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये खेल हुआ था। फ्रेनेल बायप्रिज्म में ये खेल हुआ था। ठीक है, फ्रेनेल बायप्रिज्म में ये खेल हुआ है। इसके बाद में ललॉइड्स मिरर के अंदर ये खेल हुआ है। यहाँ पर आपकी जो वेव्स बनी हैं उनके अंदर आपका वेवफ्रंट डिवीजन मेथड के थ्रू कोहेरेंट सोर्सेस को बनाने की कोशिश की गई थी। सिमिलरली एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड के अंदर कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, ये यूज़ किया था न्यूटन्स रिंग्स फॉर्म करने में। ठीक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर ये यूज़ हुआ है। ठीक है, ये सब डिवाइसेस आप, ठीक है, अगर इंजीनियरिंग कर रहे होते तो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में ये सब आ जाता है पढ़ने के लिए, बट अभी तो अपने को
ठीक है, बेसिकली इतना पढ़ना है कि अपना पूरा एग्जाम का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए और हमें एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो कोहेरेंट सोर्सेस को बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है, टू मेथड्स टू ऑब्टेन ठीक है कोहेरेंट सोर्सेस को ऑब्टेन करने के दो तरीके आपको यहाँ दिख रहे होंगे। पहला तरीका है वेव फ्रंट डिवीजन मेथड, दूसरा तरीका है एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड। ये दोनों तरीके आपको याद हो जाने चाहिए और इनके एग्जांपल्स भी आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब इतने बेसिक्स में आपको बता चुका हूँ तो अब मैं आपका पहला फिनोमेना या पहला जो आपका टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली द इंटरफेरेंस वो स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखिए ज़रा ध्यान से, पहला टॉपिक मैं आपको कराने जा रहा हूँ दैट इज़ बेसिकली द इंटरफेरेंस। ऑल्दो इसके बारे में आप मुझसे बहुत ज़्यादा जान चुके होंगे बिकॉज ऑफ मैंने वेव्स के अंदर इसमें काफ़ी सारी जो नाटक है वो कर लिए थे। सो इंटरफेरेंस ऑफ मैकेनिकल वेव्स जो है वो मैं आपको बता चुका था। इंटरफेरेंस ऑफ मैकेनिकल वेव्स के लिए, ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा था वो एक बार सुन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे आपको पता था कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है किसी भी वेव के पार्टिकल्स का, लेट अस सपोज ये किसी मीडियम के पार्टिकल्स हैं, इनका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वाई, वो किसका फंक्शन होता था? वहाँ फंक्शन होता था वो आपका पोजीशन का और टाइम का, ठीक है। वो दो का फंक्शन होता था, एक तो होता था पोजीशन का और दूसरा टाइम का। कौन कौन? जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव होता था, दैट डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। इन दोनों का फंक्शन हुआ करता था आपका कोई भी डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो जिस पॉइंट पर दो वेव या दो से ज़्यादा वेव, ठीक है, मिलती थी, मान लीजिए कि एक वेव ये है, ठीक है, एक वेव ये है, तो जिस पॉइंट पर ये दोनों मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होती थी, ठीक है, वेव इंटेंसिटी कह सकते हो, जो इंटेंसिटी होती थी वो इन दोनों के सम से अलग हुआ करती थी, ठीक है। जो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इस पॉइंट पर, इंटेंसिटी एट पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन, पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन पर जो इंटेंसिटी होती थी, इट इज डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ वेव डिस्प्लेसमेंट। जो वेव डिस्प्लेसमेंट है उसके सम से थोड़ी अलग हुआ करती थी। बस उस डिफरेंट इंटेंसिटी को, ये जो फिनोमेना है जिसकी वजह से इंटेंसिटी अलग हो रही है, इसी को कहा जाता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ठीक है। जिस पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा वेव्स मिलें और उस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है, ठीक है, वो आपकी डिफर कर जाए उन दोनों के सम से, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा प्रोसेस आपका, वो फिनोमेना आपका क्या कहलाएगा? इंटरफेरेंस। भला अच्छा, यहां पर तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था उसमें पार्टिकल्स जो हैं, मैकेनिकल वेव्स के केस में ये जो पार्टिकल्स हैं आपके, ये वाइब्रेट कर रहे होते थे, तो उसके बेसिस पर आप एक्सप्लेनेशन ले लेते थे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या होता है बच्चा? तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो होता है उसके अंदर ना तो यहां पर कोई पार्टिकल है जो कि वाइब्रेट करेगा, तो फिर यहां किसका वाइब्रेशन होता है? तो बेटा आपको ये बात पता है कि लाइट जो है जब वो ट्रेवल करती है, ठीक है, सो दो वेव, ठीक है, एक आपका वेक्टर है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, और एक आपका वेक्टर है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एक आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये दोनों वेक्टर्स जो हैं आपके, ये दोनों आपके क्या करते हैं? ये दोनों वेक्टर्स आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो हैं, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं और इनकी वजह से ही लाइट आगे ट्रेवल कर पाती है। अच्छा, अब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है, ये आपके जो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हैं उनको डिसाइड करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जो है उसको डिसाइड कौन करता है? इट डिसाइड्स बाय ई वेक्टर जो है, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि जो लाइट होगी आपकी ट्रेवल करेगी, ठीक है, वो किस तरह की लाइट होगी। वो कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर जो मैं वाइब्रेशन की बात करूंगा वो किसकी की होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस की बात यहां पर होगी। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहां पर आपका वाइब्रेट करेगा, ठीक है, सो इसके वाइब्रेशन से, ठीक है, जैसा वहां पर खेल रहा था कौन? डिस्प्लेसमेंट वाला वाइब्रेशन हो रहा था, वैसे यहां पर कौन वाइब्रेट करेगा?
यहां पर जो वाइब्रेशन होगा वो वाइब्रेशन होगा बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का। वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जब आपका वाइब्रेट करेगा तो उसके, ठीक है, थ्रू जो वेव आपकी आएगी, ठीक है, ऐसी मैं दो वेव्स देखूंगा। कैसी वेव्स देखूंगा? ठीक है, दो कोहेरेंट सोर्सेस देखेंगे, दो कोहेरेंट सोर्सेस देखेंगे। उन दो कोहेरेंट सोर्सेस से जो वेव्स आएंगी आपकी, ठीक है, वो वेव्स आपकी जब सुपरपोज करेंगी एट एनी पॉइंट, सुपरपोज एट एनी पॉइंट, देन इंटेंसिटी एट, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन, इंटेंसिटी एट पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, ये जो इंटेंसिटी है आपकी सुपरपोजिशन, जो पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन है आपका, देन इंटेंसिटी एट पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ इंटेंसिटीज, ठीक है। इसी फिनोमेना को नाम दिया जाएगा इस केस में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसी केस में यहां किसको नाम दिया जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का? इसको नाम दिया जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव्स के अंदर आपका क्या इंटरफेयर करती थी? दो वेव्स आपकी आ रही हैं, उनके पार्टिकल्स आपके डिस्प्लेस करते चले जा रहे हैं, उनके पार्टिकल्स जिस पॉइंट पर दो वेव्स मिल रही हैं उस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है पार्टिकल वाइब्रेशन की वो अलग हो जाएगी। ऐसे यहां पर कौन वाइब्रेशन करेगा? यहां वाइब्रेशन डिसाइडिंग फैक्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जब आपका वाइब्रेट करेगा, ठीक है, सो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो आपका इंटरफेयर करेगा दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ में, और तब जाके जो इंटेंसिटी है एट पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन विल बी डिफरेंट, एंड दैट फिनोमेना इज बेसिकली टर्म्ड एज द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। बताओ ये बात समझ में आती है? ऑल्दो इंटरफेरेंस के बारे में बहुत कुछ जानते हो, ठीक है, लेकिन यहां पर चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी का सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। क्या करने का बोला मैं बोला आपसे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आपके वाइब्रेट करते चले जाएंगे, अब वो किसी एक पॉइंट पर सुपरपोज करेंगे। जब वो उस पॉइंट पर सुपरपोज करेंगे तो पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन पर जो इंटेंसिटी होगी, फाइनल इंटेंसिटी या नेट इंटेंसिटी, वो डिफरेंट होगी उनके सम से। ये फिनोमेना जो होता है इसी को क्या कहा जाता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। पक्का? अच्छा, अब इससे रिलेटेड मैं बात कर लेता हूं जो इसका एनालिसिस है, ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। सो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। इसके अंदर मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा कि जिस पॉइंट पर दो लाइट वेव्स मिलेंगी, ठीक है, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। दो कोहेरेंट वेव्स ले लेते हैं, दो कोहेरेंट वेव्स हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। एक कोहेरेंट वेव जो है, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड a1 है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω1 है। एक और कोहेरेंट वेव है जिसका एम्पलीट्यूड a2 है और फ्रीक्वेंसी जो है वो ω2 है, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है कि एट पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन, जो आपका पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन है, ठीक है, उस पॉइंट पर क्या होगा? सो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। तो मैं y1 की जो वैल्यू मान लेता हूं, यहां से अगर मैं y1 लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? a1 साइन, ठीक है, ω t, ठीक है, क्या हो जाएगा? y1 साइन ω t। क्यों? क्योंकि ω1 जो है और जो ω2 है वो दोनों आपस में बराबर होंगे। वजह, इन दोनों का वेव जो है वो कैसा वेव है? कोहेरेंट। दैट्स वाई इनके जो एंगुलर एम्पलीट्यूड होंगे a2 साइन ω t, बट दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। दैट्स वाई मैंने -φ ले लिया। तो दो कोहेरेंट वेव्स हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, लैम्डा सेम होगा, बस खाली जो वेव दोनों का जो फेज डिफरेंस होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होनी चाहिए और वो φ है। दिख रहा होगा वो φ है, ठीक है। सो दोनों वेव्स की इक्वेशन अगर मैं यहां पर पुट करता हूं, सो y1 की इक्वेशन मैंने क्या रखी? a1 साइन ω t, और दूसरे वाले की रखी a2 साइन ω t, ठीक है, -φ के बराबर, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस मैंने यहां पर पुट करी। देन व्हाट वी कैन गेट? a1 साइन ω t, इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो ऐसा ही रहेगा। इसको अगर करेंगे तो a2 साइन ω t, देखो साइन a माइनस बी का फार्मूला लगाना है, ठीक है, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है, साइन ω t कॉस φ माइनस कॉस ω t साइन φ। बता कोई दिक्कत इतने में है क्या? ठीक है। अच्छा, अब देखो कि साइन ω t के टर्म्स किस किस में हैं। इन दोनों में साइन ω t के टर्म्स हैं, इनको एक साथ रख लिया। सो a1, ठीक है, प्लस इसके अंदर क्या बचा? a2 cos φ, a2 cos φ
ए टू कॉस फाई, इन दोनों के साथ में मैंने कॉमन क्या लिया है, साइन ओमेगा टी, ठीक है, माइनस इस A2 को A2 इसके साथ भी आएगा, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो A2 इनके साथ भी आएगा। अब कॉस ओमेगा टी वाला टर्म क्या है, A2, ठीक है, साइन फाई, ठीक है, और साथ में आया है कॉस ओमेगा टी का टर्म, ठीक है, A2 साइन फाई और साथ में आया है कॉस ओमेगा टी। बताओ कोई दिक्कत इतने में? अच्छा, अब अपन क्या करने जा रहे हैं, अब अपन करने जा रहे हैं कुछ सब्स्टिट्यूशन टाइप का, ठीक है, ये टर्म और ये टर्म जो आपके अंडरलाइंड है, इसके लिए मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूं। ध्यान से देखना, मैंने क्या पुट किया है, मैंने पुट किया है A1 प्लस A2 साइन फाई, ठीक है, A1 प्लस A2, जो A1 प्लस A2 कॉस फाई, सॉरी, A1 प्लस A2 कॉस फाई को मैंने क्या पुट कर दिया, इट इज इक्वल्स टू, लेट अस सपोज मैंने इसको पुट किया है R कॉस थीटा, ठीक है, और A2 साइन फाई को मैंने पुट किया है R साइन थीटा, ठीक है, ये मैंने यहां पर दोनों की जगह पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा, क्यों पुट किया है, वजह समझ में आ जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। सो y आपका क्या बन गया, y आपका बन गया R कॉस थीटा, ठीक है, R कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, ठीक है, माइनस R साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। जब मैं इसके अंदर से R कॉमन लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस थीटा, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। आपको ये फार्मूला किसका दिख रहा है, ये फार्मूला आपको दिखना चाहिए R साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कितना आ जाएगा, साइन ए माइनस बी के बराबर, साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, ये आपकी वो रिजल्टिंग, ठीक है, इंटेंसिटी आ गई जिस पॉइंट पर आप रिजल्टिंग वेव ढूंढ रहे थे कि उस पर पॉइंट पर जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसके वाइब्रेशंस की इक्वेशन क्या होंगी, वो वैल्यू आपकी यहां से मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो कि ये जो आपकी फाइनल वेव बनी है ये क्या है, ये है आपकी इंटरफेयरिंग वेव, ठीक है, जो आपकी वेव है एट पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। ये वेव किसकी है, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन, ठीक है, ये आपकी किसकी इक्वेशन है, ये आपकी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगी आपकी बेसिकली कि जो आपका इंटरफेयरिंग वेव है, जिस पॉइंट पर इंटरफेरेंस हो रहा होगा उस पॉइंट पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या शो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। ये आपकी कौन सी वेव है, ये वेव है आपकी इंटरफेयरिंग वेव, ठीक है, इंटरफेयरिंग या फिर रिजल्टिंग वेव लिखो इसको, सिंपल है ना। ये कैसी वेव है आपकी, जो रिजल्टिंग वेव है वो। अब इस रिजल्टिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, R, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव, जो रिजल्टिंग वेव है आपकी उसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो उसका एम्पलीट्यूड है भैया R, ठीक है। अच्छा, और जो इसका इनिशियल फेज है, ठीक है, सो इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टिंग वेव, ये कितना दे रखा है आपको, तो रिजल्टिंग वेव का जो इनिशियल फेज है वो दे रखा है आपको फाई के बराबर, नहीं सॉरी थीटा के बराबर, कितना दे रखा है, थीटा के बराबर, ठीक है। अब मुझे ये R और थीटा जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। ये R और थीटा कहां से आएंगे, R और थीटा आएंगे आपके यहां कहीं से, ठीक है। R और थीटा जो है आपके वो कहां से आएंगे, तो R और थीटा जो है आपके वो आएंगे इस पर्टिकुलर जगह से। कैसे आएंगे वो भी देखो जरा। तो मैंने आपसे कहा कि R cos थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, A1 प्लस A2 cos फाई, ठीक। इसी तरह से R sin थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, A2 sin फाई। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, इनका स्क्वायर करके ऐड करो, सो R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस फाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस A2 साइन फाई का होल स्क्वायर, A2 साइन फाई का होल स्क्वायर। R स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, साथ में बचा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इनको ओपन कर लेते हैं, सो ये बनेगा आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई,
ठीक है, ये तो बना है इस पर्टिकुलर का, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई के बराबर, ठीक है। अच्छा, ये आपका 1 हो गया, इसको मैंने 1 रख लिया। जब इसको 1 रखेंगे तो क्या बना आपका, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका a1 स्क्वायर, ठीक है। देखो a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। सो सबसे पहले a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई, दोनों में से a2 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बना, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है, और प्लस 2a1 a2 कॉस फाई के बराबर। ये टर्म आपका 1 हो गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई के बराबर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। आर का यानी रिजल्टिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा दैट कम्स आउट टू बी रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई के बराबर। ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ, दिस इज नथिंग बट जस्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव, ठीक है। इसलिए हमने सब्स्टिट्यूशन किया था ताकि, ठीक है, हम लोग इजीली इनकी वैल्यूज फाइंड कर पाए। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग दीज टू इक्वेशंस, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को हमने स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, स्क्वायर करें और ऐड करें अगर इक्वेशन 1 और 2 को, देन वी कैन गेट आर की वैल्यू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई के इक्वल। पक्का? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। इन इक्वेशंस को दोबारा लिखो, ठीक है। आर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, सो a1 प्लस a2 कॉस फाई, और आर साइन थीटा की जो वैल्यू है दैट इज a2 साइन फाई के बराबर। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ठीक है। अगर मैं डिवाइड कर देता हूं 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को 1 से मैं डिवाइड कर देता हूं, तो इन 1 वी कैन गेट, हमें मिल जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई। आर से आर मार दिया, अब क्या बचा, मेरे पास बचा है tan थीटा इक्वल्स टू, tan थीटा इज इक्वल टू a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई। दिस मस्ट बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी tan थीटा की। तो थीटा आपका कितना हो जाएगा, tan इनवर्स a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, ये है आपका इनिशियल फेज ऑफ, ठीक है, जो आपकी रिजल्टिंग वेव आपको गेन हुई है, उस रिजल्टिंग वेव का इनिशियल फेज जो है वो हमें कितना मिल गया है, वो हमें मिला है इसके इक्वल। अगर जरा गौर से देखोगे, ठीक है, सो इस केस में, ठीक है, अगर जरा गौर से देखोगे तो इस केस में आपको एक चीज दिख रही होगी, क्या, ये वेव, ये इक्वेशंस वैसी ही हैं जैसे आपने वेव वेक्टर एडिशन के अंदर हमने वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे याद रखो कि मान लो एक वेव है, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड a2 है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, दोनों के बीच का एंगल है फाई। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वही रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। यही समझो कि यही एम्पलीट्यूड है, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव। जो आपकी रिजल्टिंग वेव है उसका एम्पलीट्यूड यही हुआ। अच्छा, जरा गौर से और थोड़ा सा देख पाओ, थोड़ा सा और देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो रिजल्टेंट है उसने एक के साथ में एंगल कितना बना रखा है। तो अगर आप ये देखते हो कि अच्छा a1 a2 उल्टे ले लिए मैंने, वरना आपका आंसर उससे डिफरेंट आ जाएगा, दैट्स वाई सेम लिख ले रहा हूँ। ये a2 हो गया, ये a1 हो गया। अब ये देखना चाह रहे हो कि रिजल्टेंट जो है वो a1 के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, तो थीटा निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है,
आप जो लिखते हो तोड़ते किसको फिर वहां पर a2 को, तो a2 ठीक है साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई। देख ध्यान से, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, सेम वैल्यू तुझे यहां पर मिल रही है a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई। सेम वैल्यू जैसी वेक्टर एडिशन के अंदर मिलती हैं वही वैल्यूज मुझे यहां भी मिल रही हैं, ठीक है, सेम एज वेक्टर एडिशन, ठीक है। जो वेक्टर एडिशन के अंदर मुझे वैल्यूज मिलती हैं वैसी ही वैल्यू मुझे यहां इंटरफेरेंस के बाद में गेन हुई है, ठीक है। अच्छा, अगर तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जिस पॉइंट पर इंटरफेरेंस हो रही होंगी दोनों वेव्स के, ठीक है, उस पॉइंट पर हमें क्या मिलने वाला है, उस पॉइंट पर हमें नेट रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी मिल जाएगी, जो नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स का, उसकी वैल्यू हो जाएगी r इक्वल्स टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ठीक। और जो इनिशियल फेज होगी वो आपकी ये हो जाएगी। क्लियर है ये बात, ये समझ में आता है अपने को। अब अगर मान लो मैं इंटरफेरेंस करा रहा हूं, ठीक है, और वो दो वेव्स जो मैंने कोहेरेंट सोर्सेज लिए हैं, इंटरफेरेंस ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, जो दो सोर्सेज आपने लिए हैं, ठीक है, उन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो मान लीजिए अगर सेम है, तो उस केस में जो आपके दोनों वेव्स हैं, ठीक है, उनका नेट रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जो आपका a1 है और जो आपकी a2 है वो किसके इक्वल हो गया है, आपका a के इक्वल, ठीक है। सो इस केस में आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि r जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a cos फाई, ठीक है। क्या लिखोगे, रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस ये भी आपका 2a स्क्वायर बन गया और साथ में बना है आपके पास cos फाई, ठीक है। आप यहां से 2a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो बाय, और के ब्रैकेट में क्या लिखोगे 1 प्लस cos फाई। अब बताओ अब क्या कर सकते हो, 1 प्लस cos फाई जो होगा वो आपका किसके इक्वल हो जाता है, cos फाई बाई 2 के, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस फाई इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2 के बराबर, 2 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2 के बराबर हो जाएगा। तो अब यहां पर आप क्या लिख लोगे, इसकी जगह लिखते हो आप 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2, ठीक है। इसका रूट अगर आप लिखते हो तो r की वैल्यू आप क्या हो गई, देखो 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बाय 2 और इसका रूट 4 का अंडर रूट 2 है, a स्क्वायर का a है, कॉस स्क्वायर का क्या हो गया है कॉस फाई बाय 2 के बराबर। सो r की वैल्यू आपकी कितनी मिल गई है, r की वैल्यू आपको मिल जाएगी ये। कब के लिए है ये एम्पलीट्यूड, जब दोनों जो एम्पलीट्यूड्स हैं आपके उनके लिए वैल्यू अगर सेम हो, इफ एम्पलीट्यूड्स आर सेम, अगर एम्पलीट्यूड जो है वो आपका सेम होता है, इन दैट केस वी कैन गेट a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a, तब रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड जो होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए अगर आपको इस केस में जो रिजल्टेंट निकले हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कि एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ये कितनी होगी, आप ये पता करना चाहते हो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड आपकी कितनी आ जाएगी। इजी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आपको cos फाई को क्या रखना पड़ेगा, cos फाई को मैक्सिमम रखना पड़ेगा, यानी +1। जब आप cos फाई को मैक्सिमम रख दोगे तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2a cos फाई, और cos फाई आपका कितना है, सॉरी cos फाई बाई 2। तो इस केस में आपको ये जो cos फाई बाई 2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको कितनी रखनी पड़ेगी, इस cos फाई बाई 2 की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, यानी cos फाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको 1, ठीक है। तब जाके आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 2 इंटू a के बराबर। सो रिजल्टेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी +1 के बराबर, ठीक है। आप चाहें तो इसके अंदर cos फाई को 1 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब
cos फाई को अगर आप 1 रखेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, देख लो जरा, r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a² और cos फाई आपने 1 रख दिया, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस 2a² यानी 4a² और इसका रूट करोगे तो कितना आ गया, r की मैक्सिमम वैल्यू हमें गेन हो गई, दैट इज r max इज इक्वल टू 2a के बराबर। तब आपको r max की वैल्यू जो है वो 2a मिल जाएगी। अगर मान लो कि जिनकी r की जो मैक्सिमम वैल्यू तुम निकालना चाहते हो उनके एम्पलीट्यूड्स बराबर ना हो तो, ठीक है, अगर आपके r max फाइंड करना है आपको, ठीक है, इफ एम्पलीट्यूड्स a1 इज नॉट इक्वल टू a2, तब क्या होगा, ठीक है, अगर a1 और a2 आपके बराबर ना हो तब के लिए r max की वैल्यू क्या होगी, तो r max इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, ठीक है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब इस केस में तुम cos फाई कितना पुट कर रहे हो, पुट cos फाई इक्वल्स टू 1, पुट cos फाई इक्वल्स टू 1, सो r max की वैल्यू कितनी हो गई, r max आ गया आपके पास में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई की जगह 1 आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का रूट, तो r max की वैल्यू कितनी हो गई, r max हो गया आपके पास में, ठीक है, a1 प्लस a2 के बराबर, r max की वैल्यू कितनी हो गई, a1 प्लस a2 के बराबर, ठीक है। इफ a1 इज इक्वल टू a2, अगर a1 की वैल्यू a2 के बराबर आ जाती है और a को रख देते हैं तो r max यहां से भी आपका कितना आ जाता था, 2a, ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कब गेन होगी, व्हेन वी पुट cos फाई इक्वल्स टू 1 के इक्वल। ये केस जिसमें आपकी इंटेंसिटी जो है वो एड अप हो जाती है, दिस केस इज बेसिकली टर्म्ड एज द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये केस क्या हुआ आपका, ये केस हुआ है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को आप कैसे समझ सकते हो वो देखो जरा। मान लो कि ये आपकी एक वेव है, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड जो है वो a1 है और इसका a2, ठीक है। एक और वेव मैंने ले ली जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो a2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी मैंने a2 ले ली। इन दोनों को जोड़ो जरा, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने पर जिस पॉइंट पर ये इंटरफेयर करेंगी उस पॉइंट पर क्या होगा, तो अगर cos फाई की वैल्यू 1 हुई तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी आपकी a1 प्लस a2 के बराबर। नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी आ जाएगी a1 प्लस नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा आपका a1 प्लस a2, ठीक है। ये किसका केस है, इट्स बेसिकली द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये किसका केस है, ये केस है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस होता है, ठीक है, जब आपकी जो नेट एम्पलीट्यूड है वो दोनों के सम के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और आगे सुनो जरा, नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं, ठीक है, रिलेटेड टू नेक्स्ट केस। अगर मान लो कि मुझे r की मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, तो r की मिनिमम वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, सो cos फाई की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज -1, cos फाई -1 से लेके +1, साइन फाई भी आपका -1 से लेके +1, इनके बीच में लाए करते हैं, ठीक है, 10 के लिए -∞ से +∞। cos फाई की वैल्यू आप रखेंगे, सो r की मिनिमम वैल्यू चाहिए मुझे, सो रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 cos फाई, यही बन गया आपके पास में, सॉरी, प्लस माइनस a1 a2 cos फाई अगर आपने रख लिया, cos फाई की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूं तो कितनी आ जाएगी इस केस में, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। r मिनिमम की जो वैल्यू आ गई दैट कम्स आउट टू बी a1 माइनस a2 का, ठीक है, होल स्क्वायर का रूट, तो r min की जो वैल्यू आ जाएगी दैट कम्स आउट टू बी a1 माइनस a2। जो उनकी एम्पलीट्यूड्स हैं उनका आप माइनस कर दीजिए, देन यू कैन गेट द वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है। रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड की वैल्यू आपको यहां पर मिनिमम मिल जाएगी, क्लियर। अच्छा, अगर a1 और a2 आपके बराबर हों तो
अगर a1 और a2 आपके बराबर हों तो क्या होगा? इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, देन r मिनिमम मस्ट बी इक्वल्स टू a माइनस a, इसका मतलब हुआ 0। तो r की जो मिनिमम वैल्यू हमें गेन होगी वो होगी हमारी 0 के बराबर। r की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी कितनी मिल जाएगी? 0 के बराबर। ये कब होगा? जब a1 और a2 आपके आपस में बराबर होंगे। अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को दिखाना चाहता हूं, सॉरी ये केस जो है आपका, दिस इज बेसिकली टर्म्ड एज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये इंटरफेरेंस कौन सा कहलाता है? ये आपका कहलाता है इंटरफेरेंस। ठीक है, ये आपका कहलाता है बेसिकली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस। ठीक है, इस केस में अगर मैं इसको ग्राफिकली शो करना चाहता हूं तो कैसे शो होगा वो देखिए जरा। ये लेट अस सपोज a1 है, ये भी a1 है। ठीक है, ये आपका एक और वेव है जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो इससे कुछ फेज डिफरेंस पर है। ठीक है, इससे कुछ फेज डिफरेंस पर है। ये a2 है, ये भी a2 है। इन दोनों को अगर मैं मिलाता हूं तो मुझे जो नेट वैल्यू मिलेगी, ठीक है, इसके माइनस इसका a1 माइनस a2, बहुत छोटी सी वैल्यू मुझे मिल जाएगी, बहुत छोटी सी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। दिस वैल्यू इज a1 माइनस a2। ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा आपका a1 माइनस a2 के बराबर। यही केस आपका क्या कहलाता है? केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी को नाम दिया जाता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस। ठीक है, इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होता है कि दोनों को मुझे माइनस करना पड़ जाता है। क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जब मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड्स पता चल गए वेव्स के, ठीक है, अब मैं एम्पलीट्यूड्स के बेसिस पर बात करने जा रहा हूं रिलेटेड टू इंटेंसिटी। मैं बात करने जा रहा हूं इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। जिस पॉइंट पर इंटरफेरेंस अकर हो रहा है उस पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसे बदलती है वो थोड़ा सा मुझे दिखाना है। देखो जरा। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस पर, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होगी वो आपकी क्या होगी वो अपन अब बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। आपको ये बात पक्की पता है कि जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, इसके लिए तो मैंने डेरिवेशन भी कराया है आपको कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब इंटेंसिटी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यानी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी। अब जैसे मेरे पास एक वेव है a1, ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी है मेरे पास में लेट अस सपोज I1, तो इसके लिए I1 जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a1 स्क्वायर। सिमिलरली एक और वेव है, ठीक है, एक सेकेंड, वेव को तो हमने y1 और y2 नाम दिए थे ना। एक वेव है y1 जिसका एम्पलीट्यूड है a1, एक और वेव है y2 जिसका एम्पलीट्यूड है आपका a2। सो I2 स्क्वायर जो है, सॉरी I2 जो है आपका वो किसके इक्वल हो गया? I2 प्रोपोर्शनल हो गया a2 स्क्वायर के, और I1 जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया a1 स्क्वायर के। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ कि I1 इज इक्वल टू के a1 स्क्वायर, और क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ I2 इज इक्वल टू के a2 स्क्वायर। ठीक है, सो अगर मुझे रिजल्टिंग वेव के बारे में पता करना है तो रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? रिजल्टिंग वेव जो y मेरी बनी है दैट इज y1 प्लस y2 से, उसका इंटेंसिटी जो है अगर मैं उसको y मान लेता हूँ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? I इज इक्वल्स टू के आर स्क्वायर। ठीक है, I की वैल्यू कितनी हो गई? के आर स्क्वायर के बराबर। सो रिजल्टेंट का इक्वेशन क्या है? तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड का जो इक्वेशन है वो है आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। पूरी इक्वेशन को k से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, k से मल्टीप्लाई करो तो क्या बना? के आर स्क्वायर इज इक्वल टू के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, 2a1 a2, सो 2k a1 a2 cos फाई। ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना इसको। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं रूट के आर का होल स्क्वायर। इस पूरे को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? रूट के आर का होल स्क्वायर।
ठीक है। अच्छा, वैसे इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे, अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो भी मेरा काम चल सा जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, के आर स्क्वायर किसके इक्वल है? के आर स्क्वायर है मेरा आई के इक्वल। के ए वन स्क्वायर किसके इक्वल है? के ए वन स्क्वायर है आई वन के इक्वल। के ए टू स्क्वायर किसके इक्वल है? आई टू के इक्वल। और 2ka1 यहां पर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ka1 की वैल्यू मुझे चाहिए बेसिकली, बट मेरे पास k एक ही है और a1 a2 दो हैं। ठीक है, तो अगर मैं i1 का, ठीक है, जैसे यहां पर मेरे पास i1 है, इस i1 का अगर रूट लिखना चाहता हूं तो रूट i1 किसके बराबर हो गया? रूट i1 हो गया रूट ka1। ठीक है, इसी तरह से रूट i2 लिखना चाहता हूं तो ये किसके बराबर हो गया? रूट ka2। अब देखना जरा, रूट के इंटू रूट के तो के बन जाएगा, और a1 a2 साथ में है ही है, तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट i1 रूट i2 और साथ में cos फाई। ध्यान से देखना, क्या आपको ये लगा कि कोई इक्वेशन आपको इंटेंसिटी की यहां से मिल, ठीक है। अब इस इंटेंसिटी को अगर गौर से देखोगे तो इस इंटेंसिटी की जो वैल्यू है दैट इज बेसिकली i1 प्लस i2 प्लस, ठीक है, 2 रूट i1 i2 cos फाई के बराबर। दिस मस्ट बी द वैल्यू ऑफ i। ये आपकी i की वैल्यू हो गई, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव एट पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस पर इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो आपको यहां से मिल जाएगी इजीली। क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं, ठीक है, इसके लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की बात करता हूं तो क्या आपको लगता है कि मैं I की मैक्सिमम वैल्यू और I की मिनिमम वैल्यू जो है वो आराम से निकाल सकता हूं? अच्छा, देख लेते हैं जरा I की मैक्सिमम वैल्यू और I की मिनिमम वैल्यू। उससे पहले हम लोग एक केस लिख लेते हैं कि यदि I1 और I2 आपके बराबर हों I0 के बराबर। ठीक है, मैं अगला केस बात करने जा रहा हूं। अगर I1 और I2 आपके बराबर हों I0 के बराबर, रिजल्टिंग इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? I0 प्लस I0 प्लस रूट I0 इंटू कॉस फाई। इसको ढंग से लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 2I0 प्लस 2, ये भी I0 ही बन गया, रूट स्क्वायर से गायब हो जाएगा, 2I0 कॉस फाई। 2I0 कॉमन ले लो, क्या बचा? 1 प्लस कॉस फाई। ठीक है, अगर 1 प्लस कॉस फाई को लिखते हैं तो क्या बन जाएगा आपका? तो 2I0 और 1 प्लस कॉस फाई को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2 के बराबर। 2 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2 के बराबर। इस 2 को इधर लाओ तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी जो है वो कितनी आ गई? I बिकम्स इक्वल्स टू 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2। दिस इज नथिंग बट जस्ट द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव। This is nothing but just the intensity of resulting wave having I1 and I2 equals to I0। ठीक है, और रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी क्या आ गई? ये रही। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव एट रिजल्टिंग, ठीक है, वेव एट पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, रिजल्टिंग लाइट जो है उसका वैल्यू आ गया मेरे पास में किस पॉइंट पर? एट पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। अब बात करनी है इनके मैक्सिमम वैल्यू की और इनकी मिनिमम वैल्यू की। वो किस तरह से करेंगे वो भी समझो जरा। I की मैक्सिमम वैल्यू मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि I के लिए, मतलब जैसे रिलेशन जो आया है वो क्या आया है? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। अगर मेरे को ध्यान हो तो कॉस फाई की वैल्यू क्या रख रहे हो? +1। सो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, यही तो लिखोगे। अच्छा, कॉस फाई आपने +1 रख लिया। अब ध्यान से देखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि I इज इक्वल टू रूट ऑफ I1 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 रूट I2। ढंग से देखना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
क्या इस तरह का कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको? तो आई की वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ गई? आई मस्ट बी इक्वल्स टू रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। तो जो आई की मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी आई की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, आई की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी दैट कम्स आउट टू बी रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। इसी केस में अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे ये बताइए कि I1 और I2 अगर आपके आपस में बराबर होके I0 के बराबर हो गए तो I मैक्स कितना हो जाएगा? तो सिंपल है, इसको और इसको सेम रखो। सो रूट ऑफ I0 प्लस रूट ऑफ I0 और इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 रूट I0 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और रूट I0 का स्क्वायर हो गया I0। तो I की मैक्सिमम वैल्यू इस केस में हो जाएगी 4 I0 के बराबर। I की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 4 I0 के बराबर। कब? यदि आपके I1 और I2 जो है वो I0 के बराबर हो जाएं तब। क्लियर? अच्छा, अगर इसी तरह से मुझे I की मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड है तो अगर मुझे I की मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड होगी देन व्हाट वी कैन डू? I इक्वल्स टू होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। अगर मैं इसके अंदर cos phi की वैल्यू को -1 लिख देता हूं तो आपको नहीं लगता कि I इज इक्वल टू रूट ऑफ I1 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर माइनस, इसकी जगह -1 रखा तो ये माइनस यहां आ गया, 2 रूट I1 रूट ऑफ I2, ऐसा कुछ मिलेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो I को मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट जस्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ I। ये I की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ये I की आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं I की मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा I मिनिमम मस्ट बी इक्वल्स टू रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 और इसका होल स्क्वायर। अगर मान लो कि आपका I1 और I2 आपके बराबर हो जाते हैं I0 के, अगर आपके I1 और I2 जो हैं वो आपके बराबर हो जाते हैं I0 के, तो क्या आपको नहीं लगता कि I मिनिमम की वैल्यू जो है वो रूट ऑफ I0 माइनस रूट ऑफ I0 दोनों से आप 0 आ जाएगी वैल्यू। तो I की जो मिनिमम वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है? दैट कम्स आउट टू बी 0। सो I की मिनिमम वैल्यू जो हमें गेन होती है दैट वैल्यू इज बेसिकली द 0। वो वैल्यू हमें गेन हो जाती है 0 के बराबर। तो I मिन की जो वैल्यू है वो है आपकी 0 के इक्वल। अच्छा, I मैक्स मुझे पता चला, I मिन की वैल्यू मुझे पता चली, तो क्या मैं इसकी इंटेंसिटी का कर्व बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखें ध्यान से। ठीक है, किसी पॉइंट पर, ठीक है, वैल्यू होगी आपकी 4I0, उसके बाद फिर 0। ठीक है, तो कहीं तो आपकी 4I0 है वैल्यू, ठीक है, कहीं तो आपकी वैल्यू जो है वो 4I0 है और कहीं आपकी वैल्यू जो है वो 0। फिर आपकी वैल्यू I0, फिर आपकी वैल्यू 0, फिर आपकी वैल्यू I0, फिर आपकी वैल्यू 0। ऐसे करके आपकी I0 और 0 वैल्यूज जो है वो चलती चली जाएंगी। तो कहीं 4I0 और कहीं पर 0, ठीक है, फिर कहीं पर 4I0, फिर कहीं पर 0। ये आपका कर्व जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ 4I0 और यहाँ पर 0, ये कर्व बनेगा इंटेंसिटी, ठीक है, वर्सेस डिस्टेंस ले लो, चाहे आप एंगल ले लो, ठीक है, किसी के रेस्पेक्ट में भी देखते जाओगे तो सेम ही कर्व बनेगा कि इंटेंसिटी एक बार तो आपकी 4I0 फिर 0, फिर 4I0 फिर 0, फिर 4I0 और फिर 0। अब अगली बात ये आ जाती है कि कहाँ 4I0 होगी और कहाँ 0 होगी। ठीक है, उसके बारे में भी अब अपन बात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात सुन लो। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी बात सुन लो कि जो I की मिनिमम वैल्यू आई है दैट कम्स आउट टू बी 0 और जो I की मैक्सिमम वैल्यू आई है वो आई है 4I0। इसके ये कब था? जब I0 और I1 और I2 बराबर हैं, वरना I की मैक्सिमम वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है? रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। ऐसे ही I की जो मिनिमम वैल्यू आई है दैट इज
रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 इसका होल स्क्वायर। सो आई मैक्स और आई मिन, ठीक है, इनका अगर मैं रेशियो चाहता हूं किसी भी पॉइंट पर, तो आई मैक्स और आई मिन का जो रेशियो है वो मुझे इजीली मिल जाएगा, ठीक है, मुझे आई मैक्स और आई मिन का रेशियो जो है वो इजीली मिल जाएगा। सो आई मैक्स अपॉन आई मिन दैट कम्स आउट टू बी रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 अपॉन रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 इनके होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2, क्यों, क्योंकि रूट ऑफ I1 जो है वो A1 के इक्वल हो जाएंगे, इसका होल स्क्वायर। के कट जाएंगे आपके, के जो हैं आपके वो कट जाएंगे, इससे वैल्यू आपको क्लियरली मिल जाएगी। क्लियर है ये बात? तो आई मैक्स और आई मिन की जो वैल्यू है वो भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि आई मैक्स और आई मिन की जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या होंगी। अच्छा, इसके बाद में अपन बात करने जा रहे हैं कि पाथ डिफरेंस की और फेज डिफरेंस की वैल्यूज जो होंगी वो क्या क्या हो जाएंगी आपका पर्टिकुलर इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज कंडीशन ऑफ पाथ डिफरेंस, कंडीशन ऑफ पाथ डिफरेंस, ठीक है, फॉर इंटरफेरेंस। ध्यान से देखिएगा, ऐसे कह रहा है आपसे कि किसी पॉइंट पर, ठीक है, आपको एक बात तो पता ही है क्या, कि जो डेल्टा होता है, ठीक है, डेल्टा यानी पाथ डिफरेंस जो होता है, ये होता है आपका 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, ये होता है आपका नहीं लैम्डा बाय 2 पाई, लैम्डा बाय 2 पाई, ठीक है, इनटू फेज डिफरेंस, ठीक है। जो पाथ डिफरेंस होता है आपका, दैट पाथ डिफरेंस, ठीक है, इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। ये रिलेशन आपको याद होगा ही होगा, ठीक है, वहां भी तो रिलेशन हुआ करता था, के लैम्डा के एक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू के एक्स का रिलेशन आता था ना, तो के यही तो होता है, 2 पाई बाय लैम्डा के ही तो आ जाता है। अच्छा, अगर मैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों इंटरफेरेंसेस के लिए इसकी बात करता हूं तो उस केस में क्या होगा वो समझना है अब, ठीक है। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, जैसे मेरे से बोला जाता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, ठीक है, cos फाई आप कितना रखते हो, तो cos फाई आप रखते हो +1। अब cos फाई की जो वैल्यू है वो +1 जो होती है वो किस किस पॉइंट पर आती है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में cos फाई की जो वैल्यू है वो किस किस पॉइंट पर आती है। तो फाई की वैल्यू को, ठीक है, फाई की वैल्यू को अगर मैं, ठीक है, फाई की वैल्यू को अगर मैं n लैम्डा, ओ सॉरी क्या, 2n पाई, 2n पाई के बराबर रखता हूं तो उन सारे पॉइंट्स पर फाई की वैल्यू जो है वो +1 मुझे मिल जाती है, ठीक है, यानी 0 पर, ठीक है, 360 पर, इन सब पॉइंट्स पर मुझे जो फाई की वैल्यू है वो मिलती है +1, ठीक है। तो मैं फाई की जगह पर इसके अंदर रख रहा हूं 2n पाई के बराबर, ठीक है। अगर मैं फाई की जगह पर ये वैल्यू रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा इक्वल्स टू इंटू 2n पाई के बराबर, 2 पाई से 2 पाई कट गया, फेज डिफरेंस के साथ पाथ डिफरेंस का रिलेशन आया n लैम्डा, मतलब जिन जिन पॉइंट्स पर, ठीक है, n का मल्टीपल होगा, यानी डेल्टा इक्वल्स टू लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, n की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 लैम्डा 4 लैम्डा, इन पॉइंट्स पर, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल अकर, ठीक है, जिन पॉइंट्स पर इतना पाथ डिफरेंस होगा, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, उन पॉइंट्स पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वैल्यू हमें गेन होती है। जैसे इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं ग्राफ के अंदर, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसे यहां हो रहा है, ठीक है, यहां पर हो रहा है, ठीक है, यहां पर हो रहा है, तो ये वैल्यू को अगर आप 0 कह रहे हैं डेल्टा एक्स की को, ठीक है, तो ये लैम्डा, 4 लैम्डा, इन सारे पॉइंट्स पर आपका क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर होता है। अगर ढंग से देखोगे तो तुम्हें यहां से ये भी पता चल जाएगा कि किन किन पॉइंट्स पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी कंडीशंस हम पहले निकाल लेते हैं, तत्पश्चात बात करेंगे, ठीक है। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करता हूं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होगा कि जो आपका cos फाई है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, cos फाई की वैल्यू आ जाती है -1 के बराबर। ठीक है, cos फाई की जो वैल्यू है वो आ जाती है आपकी -1 के बराबर। तो ये क्या होता है, इस केस में फाई कितना होता है 180, ठीक है 270, इन सब वैल्यूज पर वैल्यू आती है -1 के बराबर, है ना। अब इस केस में अगर आप निकालोगे, नहीं 270 पर तो 0 होती है, 180 चले जाएंगे ना आपकी 180 के मल्टीपल्स वाली, वो भी ऑड मल्टीपल्स, तो 2n-1 इंटू पाई के बराबर हो जाएगा इसमें फाई। ठीक है, अब इसको अगर मैं डेल्टा एक्स निकालता हूं तो डेल्टा एक्स कितना होता है मेरे पास, लैम्डा अपॉन 2 पाई, ठीक है, इंटू फाई। तो फाई की वैल्यू है 2n-1 इंटू पाई, पाई से मैंने पाई काट दिया तो वैल्यू क्या आ गई 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर। जिन पॉइंट्स पर डेल्टा एक्स की वैल्यू ये होंगी उन पॉइंट्स पर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर होगा। जिन पॉइंट्स पर मेरे डेल्टा एक्स की वैल्यू ये होगी उन पॉइंट्स पर मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर होगा। n की वैल्यू 1 रखो, दो में से एक गया, एक बचा, तो लैम्डा बाई 2 पर, तो डेल्टा एक्स अगर लैम्डा बाई 2 होता है, 3 लैम्डा बाई 2 होता है, 5 लैम्डा बाई 2 होता है, उन पॉइंट्स पर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल अकर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल अकर। जिन पॉइंट्स पर ये वैल्यू आ रही हैं उन पॉइंट्स पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका अकर होगा। ध्यान से देखना जरा, यही तो केस है, 0 और लैम्डा के बीच में लैम्डा बाई 2, ठीक है 3 लैम्डा बाई 2, इन पॉइंट्स पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर हो रहा है। ठीक है, इन पॉइंट्स पर आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो अकर हो रहा है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ कंस्ट्रक्टिव है और कहाँ डिस्ट्रक्टिव है। दैट्स ऑल फॉर दिस डे, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।